जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं MSN 1 यानी मेडिकल सर्जिकल 1 लेकर आए हैं और बहुत ही शानदार। जब आप इसको क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे और जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं लगभग पिछले 7-8 सालों में आपको ये क्वेश्चन जो है कम से कम जो है 8 सालों में 4 बार तो पूछा ही गया है। क्या क्वेश्चन रहता है? तो क्वेश्चन रहता है कि जियाट्रिक नर्सिंग देखभाल को बताइए या जो वृद्ध व्यक्ति है उनको देखभाल को बताइए, या क्वेश्चन रहता है कि वृद्ध व्यक्तियों के निम्न समस्याओं के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन एक रहता है। और एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्या है और इन्फ्लामेशन के टाइप्स और कॉज। तो ये हम लोग देखने वाले हैं इन्फ्लामेशन पर्दा। तो जो लोग सेकेंड ईयर में है उनको बार बार जो है इन्फ्लामेशन बहुत सारे टॉपिक में आता रहता होगा। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये इन्फ्लामेशन है क्या। तो आज आपको समझ में आएगा कि ये इन्फ्लामेशन है क्या, जो सभी रोगों में क्या होता है, यूज होता है। जैसा कि आप सभी देखे होंगे ऑब्जेक्टिव में कि पेट में गैस बनना, पेट को सूज जाना, या मुंह में घाव होना, या पेट में घाव होना, या क्या चीज़, इन सब को जो है इन्फ्लामेशन कहा जाता है। एक जो है प्रतिवर्ती क्रिया है जो क्या होता है, बदला हुआ रहता है, चेंजेज रहता है, सामान्य से अलग रहता है, वो एक प्रकार के इन्फ्लामेशन होता है। चलिए देखते हैं विस्तृत में। प्रश्न है यहाँ पे, प्रदाह को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन देख लिए, इन्फ्लामेशन टाइप्स एंड कॉजेज के बारे में देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेशन प्रदाह होता क्या है। इन्फ्लामेशन का हिंदी में हम प्रदाह कहते हैं। रियलिटी में ये होता क्या है? देखिए, यह जीवित ऊतकों को किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाले स्थानीय प्रतिक्रिया है जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले प्रदाही स्थितियों को अनुलग्न मतलब सफिक्स और प्लस में आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। अब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर किसी भी सर्जरी हुआ है, जैसे नेफ्रॉन को सर्जरी के द्वारा हटाता है तो उसको नेफ्रोक्टोमी बोलते हैं। उसके बाद है कि मेमोरी ग्लैंड को हटाना, मतलब जो स्तन कैंसर होता है तो उसमें क्या किया जाता है, मैस्टेक्टोमी किया जाता है। मतलब जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसको सर्जरी होता है तो उसको मैस्टेक्टोमी कहते हैं। मतलब कि जो टॉमी होता है वो क्या हो गया, वो हो गया ये एक प्रकार से टॉमी है। उसमें जो सफिक्स जोड़ देते हैं, किसी भी चीज़ किसी भी सफिक्स के साथ टॉमी लिख देंगे तो वो सर्जरी वाला उसका सर्जरी नाम हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार से अगर शरीर में कोई भी ऐसे जो प्रॉब्लम हो, जो क्या हो कि जो किसी भी चोट के कारण या किसी भी संक्रमण के कारण शरीर में प्रतिक्रिया दिखता हो, जैसे पेट दर्द करना, गैस बन जाना, उसके बाद मुंह में संक्रमण होना, मतलब कोई भी संक्रमण के कारण या चोट वगैरह कारण जो प्रतिक्रिया आता है, जो आपके अंदर रिएक्शन होता है, वही क्या होता है, वही एक प्रकार से इन्फ्लामेशन होता है, प्रदाह होता है। अब समझिए, आप खाना खाएं, आपका पेट खाना इतना ना अधिक खा लिए कि गैस बन गया। अब गैस बनने से क्या होगा, विभिन्न प्रकार के आपको प्रतिक्रिया दिखाई देगा कि गैस बनेगा तो भूख नहीं लगेगा, कॉन्स्टिपेशन का समस्या हो जाएगा, कब्ज का, सर एक गैस जो है विभिन्न प्रकार के बीमारियां उत्पन्न करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन्फ्लामेशन जो होता है वो क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया दिखाता है आपके शरीर के अंदर। जो रीजन क्या होता है, या तो किसी संक्रमण या किसी चोट के कारण जो है आपके अंदर ये प्रतिक्रिया होता है। और ये जो प्रतिक्रिया होता है ये सुरक्षात्मक होता है, ये प्रकृति का होता है। मतलब इसमें जो है जानलेवा, अचानक से जानलेवा ये नहीं होता है, ये आपको धीरे धीरे प्रभावित करता है। तो वही कहता है कि यह सुरक्षात्मक प्रकृति का होता है। मतलब इससे आदमी को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होना चाहिए वो नहीं होता है, बट अगर धीरे धीरे नहीं दिखाइएगा तो यही जो इन्फ्लामेशन है ये आपका बिग प्रॉब्लम में बदल जाता है। चीज़ें को समझ गए कि इन्फ्लामेशन क्या है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि पेट में गैस बन जाना, पेट फूल जाना को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। उसी प्रकार से जो है हम लोग नेफ्रॉन में प्रॉब्लम आ जाना नेफ्राइटिस बोलते हैं, होता है ना। गुर्दे में विकार उत्पन्न हो जाना नेफ्राइटिस कहलाता है ना। तो मतलब क्या है, नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन में प्रॉब्लम, तो नेफ्रॉन और प्लस में आइटिस। तो नेफ्रॉन हो गया सफिक्स, ये फिक्स रहेगा, और आइटिस क्या है, ये हो गया आपका, ये आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इन्फ्लामेशन। चीज़ें को समझ गए। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले प्रदाही, वही चीज़ है, विभिन्न अंग में, किडनी में हो, लीवर में हो, या मुंह में हो, पेट में हो, विभिन्न प्रकार के चीज़ें, या अस्थि में हो। तो विभिन्न चीज़ों में अगर किसी भी कारण से, किसी भी संक्रमण से स्थानीय उस अंग का प्रतिक्रिया दिखता है जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति का होता है, और वो आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो इन्फ्लामेशन होगा, वो इन्फ्लामेशन को सफिक के साथ आइटिस जोड़कर लिखने से वो जो है उसका मेडिकल नाम बन जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग ब्रोंकाइटिस, आप लोग बहुत नाम सुने होइएगा, ब्रोंकाइटिस। तो आखिर ये ब्रोंकाइटिस होता क्या है? तो चलिए तो यहाँ पे देखते, जैसे ब्रोंकी और प्लस में आइटिस, तो ब्रोंकी क्या हो गया, सफिक्स हो गया, और आइटिस क्या है, तो आइटिस जोड़ कर लिखने से एक क्या बन जाता है, ये इन्फ्लामेशन बन जाता है। तो मतलब जो ब्रोंकी होता है, जो हमारा एक क्या है, श्वसन का एक भाग है ब्रोंकी, तो ये श्वसन का एक भाग है ब्रोंकी, और ब्रोंकी में आइटिस जोड़ देंगे, मतलब क्या हो गया कि ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन हो गया। आइटिस क्या दिखाता है, इन्फ्लामेशन, कि उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है, कोई प्रतिक्रिया हुआ है, और वही जो है ब्रोंकी और आइटिस मिलके ब्रोंकाइटिस बन जाता है, और ये इन्फ्लामेशन हो जाता है। चीज़ें को समझ गए? अर्थात इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी मतलब ब्रोंकी में कुछ प्रतिक्रिया जो कि बिल्कुल सामान्य से अलग हो गया हो, या उसमें कोई बीमारी संक्रमण के कारण हो, या चोट वगैरह लग जाने के कारण जो ब्रोंकी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इस प्रकार से और देखते हैं, जैसे सर्विक्स। अब सर्विक्स में हम लोग आइटिस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सर्विसाइटिस हो जाता है। क्या चीज़ हो जाएगा, सर्विसाइटिस हो जाता है। पहले नाम क्या है इसका, सर्विक्स है, लेकिन जैसे ही इसमें आइटिस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सर्विसाइटिस हो जाता है। मीन्स अर्थात जो है इस सर्विक्स का इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब समझ गए कि कुछ ऐसे समस्या, कुछ ऐसे चिन्ह या प्रतिक्रिया जो शरीर में दिखता हो, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता हो, बट ये जो होता है यह जो है सुरक्षात्मक होता है। यह पहले जीरो अवस्था से, ऐसा नहीं है कि ये हुआ और आदमी का मृत्यु हो गया, तो ये सिक्योर होता है। तो इसीलिए जो है इसे सिक्योर प्रकृति का कहा जाता है। ये चीज़ें हो गया। अब हम जो है देखेंगे कि जो इन्फ्लामेशन होता है कितने टाइप्स का होता है। तो मैंने पहले ही भी बताया कि जो भी बीमारी वगैरह होता है, जैसे एक्यूट रीनल फेलुअर, तो जो एक्यूट रीनल फेलुअर है क्या है, एक्यूट मतलब तीव्र, और एक होता है क्रोनिक। तो यही दो होता है इन्फ्लामेशन, कि एक होता है एक्यूट, एक क्या होता है, एक्यूट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र। तीव्र मतलब ये अचानक हुआ है, तीव्र इसको हम लोग बोलते हैं कि अचानक जो हुआ रहेगा उसे एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन। और कोई चीज़ है जो किसी संक्रमण या कोई बीमारी के कारण जो है कोई अंग धीरे धीरे इफेक्टिव हो रहा है और आगे चलकर वह बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक। तो जहाँ भी आप क्रॉनिक वर्ड देखिएगा तो समझिएगा वो ये दीर्घकालिक है, और जहाँ भी एक्यूट देखिएगा तो समझ जाइएगा कि वो ये तीव्र गति से, मतलब ये किसी को इफेक्ट करेगा तो उस अंग को तीव्र अचानक से इफेक्ट करेगा, यानी तेज़ी से। और जो क्रॉनिक होगा ये धीरे धीरे किसी न किसी रोग के कारण वो अंग इफेक्टेड होगा और ये आगे चल के बहुत गहरा रूप ले लेता है। तो ये क्रॉनिक जो है खतरनाक होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे वो चीज़ों को, जो भी चीज़ इफेक्टेड रहेगा शरीर के जो भी अंग, उसको धीरे धीरे ऐसा स्टेज में ले जाता है कि यह बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। बट जो एक्यूट होता है, ये एक्यूट अचानक आएगा लेकिन उतना खतरनाक नहीं होता है, इसे दवाई वगैरह या जो भी प्रोसेस है उसको करने से एक्यूट सही हो जाता है। तो ये चीज़ें दो प्रकार के हम लोग देख चुके हैं पर्दा। तो वही यहाँ पे हम लोग को जो प्रकार है, दो प्रकार के हैं, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन और दूसरा में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। हमने बता दिया तीव्र प्रवाह। एक एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके अंतर्गत होने वाली प्रतिक्रिया अल्पकालीन मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, इसकी अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक होती है। मैंने पहले ही बताया कि जो तीव्र इन्फ्लामेशन होगा मतलब कि ये जो प्रतिक्रिया शरीर में दिखेगा, शरीर के किसी भाग में कोई भी चेंजेज, कोई भी प्रतिक्रिया देखेगा, तो जो है कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए रहेगा, क्योंकि ये अचानक अटैक करता है और अचानक अटैक करेगा तो ये अचानक जो है एक गायब भी हो जाता है, ये आसानी से ठीक भी हो जाता है। कौन, तीव्र वाला, एक्यूट वाला, जो तेज़ी से अचानक आया हो। बट आप लोग एक चीज़ समझते हैं कि कोई चीज़ अचानक आता है वो उसका प्रभाव कुछ ही दिनों तक होता है, तेज़ी से जो आता है। बट कोई चीज़ अगर धीरे धीरे असर कर रहा हो, मतलब वो एक समय ऐसा आएगा कि वह जो है पूर्णतः जो है असर दिखा देगा और वो बहुत ही अधिक खतरनाक हो जाएगा। तो यही होता है दीर्घकालिक में कि ये जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्यों होता है, तो इस चीज़ को अब हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेशन क्यों होता है। तो अभी ऊपर पढ़े हैं इन्फ्लामेशन क्या, कि कुछ शरीर में चेंजेज किसी कारण से। अब कारण क्या होगा, तो जो ऊतक होगा, कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके कारण कोई शरीर में प्रतिक्रिया दिखेगा, या जो है कुछ ऐसे चीज़ है जो हमारे ऊतक को शरीर में पूर्णतः जो क्षतिग्रस्त ऊतक है उसका जो है क्या करेगा, उसको पूर्ण रूप से मरम्मत नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ भी कोशिका क्षतिग्रस्त होता है, ऊतक क्षतिग्रस्त होता है, तो वहाँ पे जो है
न्यू निर्माण करता है, न्यू वहीं पे विभाजन की क्रिया होता है कि विभाजन हो के नए चीज़ों का निर्माण होता है, नए कोशिका का निर्माण होता है और घाव वगैरह का मरम्मत करता है। तो वहाँ पे अगर जो है क्या होता है इन्फ्लामेशन में कि वही चीज़ें है कि कोशिका जो है मरम्मत, घाव वगैरह हो गया या कोई इन्फेक्शन के वगैरह चोट के कारण शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जो आपको बीमारी का संकेत देता हो। सीधा समझिए कि कुछ ऐसा परिवर्तन जो आपके शरीर में बीमारी को संकेत देता हो, जो आपके शरीर में बीमारी को प्रतिक्रिया दिखता हो, तो वही इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो यही चीज़ें हैं। हम लोग एक्यूट पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग क्रॉनिक पढ़ते हैं। क्रॉनिक में हमने बताया कि दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक। अब ये जो दीर्घकालीन वाला जो भी इन्फ्लामेशन, जो भी शरीर में प्रॉब्लम होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे किसी भी संक्रामक सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करता हो उसके कारण जो है शरीर में क्या होगा, उस स्थान पे से जो है नहीं हटेगा, बार बार संक्रमण आएगा, उस स्थान को दोस्त की तरह जो है जकड़ कर रख लेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हमारा पैर है, पैर के किसी भाग में घाव हो गया, पैर के किसी भाग में जो है घाव हो गया। अब घाव जो है अगर संक्रमण वाला घाव है तो जो घाव को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन बार बार छूट रहा है, हो रहा है, छूट रहा है, हो रहा है, मीन्स क्या है कि वहाँ पे वो जो है पूर्णतः जकड़ चुका है और वो बहुत लंबे समय से जकड़ चुका है, जिसके कारण वहाँ का जो सूक्ष्म जीव है जो संक्रमण फैला रहा है, जिसके वजह से बार बार घाव हो रहा है, वो नहीं हट पा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ जो ऊतक है वो कमज़ोर हो चुका है। वो हमारे ऊतक को जो है जो न्यू ऊतक बनता है क्रिया विभाजन के क्रिया से, तो वहाँ से वो ऊतक नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि उस जगह पे लंबे समय से जो है घाव बनते आ रहा है और यही लंबे समय से घाव क्या होता है, एक जो है क्रॉनिक प्रदाह का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन प्रदाह बोलते हैं। अब एक घाव ही आपके शरीर में, ऐसा नहीं है कि घाव को ही प्रदाह बोलते हैं, शरीर में किसी जगह पर सूज जाना, किसी संक्रमण की वजह से शरीर में कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाना जो आपके शरीर को प्रभावित करता हो, कोई ऐसे वायरल इन्फेक्शन हो, तो ये तमाम तरीक़ा के चीज़ें हैं जो कि आपको शरीर में जो है कुछ देरों के लिए होता है, उससे हम लोग एक्यूट बोल देंगे। और जो होगा वो धीरे धीरे किसी बीमारी के होने से जो है कुछ दिनों तक चलता रहता है या साल भर तक जो है चलता रहेगा या कुछ समय तक आपके शरीर में बना है, तो वो होता है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जो कि यह जो है आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसके अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया अधिक अवधि की होती है। वही बताया मैंने कि साल भर, 2 साल, 6 महीना तक ये हो सकता है। इसमें क्षतिग्रस्त ऊतकों की मात्रा भी तुलना अधिक होती है। मतलब जो भी डैमेज टिश्यू है वो तो मरम्मत उसका हो नहीं रहा है, नया टिश्यू वहाँ पे बन नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो क्षतिग्रस्त ऊतक है मतलब उसका संख्या वहाँ पे क्या है, अधिक हो गया है। तो ये हो गया आपका क्रॉनिक। इसके लक्षण कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक चलता है। मैंने एक्यूट में क्या देखा, तीव्र वाले में, कि कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक, बट जो दीर्घकालीन होगा यहाँ पे कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक जो है उस बीमारी का संकेत अगर आपके शरीर में दिख रहा है, मतलब यह दीर्घकालीन मतलब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है। चीज़ों को समझ गए, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं, देखिए। अब इस शरीर में आपके कुछ प्रतिक्रिया दिखना, कुछ ऐसा आपके अंदर प्रतिक्रिया दिखना जो बीमारी के टाइप का हो, तो उसी को हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। या ये हो सकता है कोई सूक्ष्म रोग कारक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके कारण हो सकता है, संक्रमण के कारण, या हो सकता है वहाँ पे चोट वगैरह लगा हो तो वो भी डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो प्रदाह के कारण क्या क्या हो सकता है, तो निम्नलिखित कारण है। देखिए, इसका है संक्रमण होगा ही, मैंने उसी समय से बता रहा हूँ। संक्रमण में क्या क्या चीज़ से होगा, तो संक्रमण में जीवाणु से होगा, वायरस से हो सकता है, कवक से हो सकता है, यही सब तो क्या करता है, संक्रमण फैलाता है। तो ये चीज़ें है। तीसरा है चोट लगना। अब इंजरी या ट्रॉमा जो होता है, इसके कारण भी आपके शरीर में जो है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो ये होता है इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है एलर्जी। अब एलर्जी भी होता है, क्या होता है, कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होता है, तो एलर्जी भी जो है इन्फ्लामेशन का कारण होता है। नेक्स्ट है जलने से भी क्या होता है कि आपके शरीर में सूजन हो जाएगा, घाव वगैरह बनेगा, वहाँ का ऊतक नष्ट हो जाएगा, जिस भी भाग में जलेगा, तो जलना भी जो है कारण होता है इन्फ्लामेशन का। नेक्स्ट है विकिरण के संपर्क में आना, मतलब कोई ऐसे खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आ जाना जो आपके त्वचा को आर पार करते हुए वहाँ के टिश्यू को नुकसान पहुँचा दिया हो, तो उसके कारण भी आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। सातवां है एक्सरे संपर्क में आना। अब बहुत अधिक तक अगर एक्सरे रूम में रहने से भी आपको जो शरीर का जो टिश्यू है, जो सेल है, उसको इफेक्टेड करेगा। कौन? एक्सरे जो मशीन होता है या एक्सरे जो रे होता है, और फिर इफेक्टेड करेगा तो आपके शरीर में कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल से अलग होगा। तो यही होता है क्या चीज़, इन्फ्लामेशन का कारण।
तो हम लोग जो है यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसका लक्षण में सिम्टम्स में क्या लिखिएगा कि किसी के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिले, कुछ चेंजेज दिखने को मिले जो आप बीमारी के संकेत करें, तो आप क्या क्या लक्षण में लिखेंगे। तो भूख नहीं लगेगा, सर दर्द होगा, ब्लीडिंग भी हो सकता है, घाव होगा तो उसके बाद मन बेचैन होगा, सांस दम फूलेगा, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को आप जो है इन्फ्लामेशन में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है लक्षण कारण में लिख दीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वृद्ध व्यक्ति की विशेष देखभाल में नर्स की भूमिका क्या होना चाहिए। रोल ऑफ नर्स इन स्पेशल केयर ऑफ एल्डरली, मतलब जो ओल्ड एज का जो पेशेंट होते हैं, एल्डर जो पेशेंट होते हैं, उनका नर्सिंग देखभाल कैसे किया जाए उसकी भूमिका को लिखिए। या एक क्वेश्चन अलग तौर पे कैसे पूछेगा, अथवा या और में करके, या सीधा ये पूछ देगा कि जीरियाट्रिक देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है, या जीरियाट्रिक देखभाल से क्या समझते हैं बताइए। तो देखिए ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति को जीरियाट्रिक मतलब वृद्धावस्था होता है, तो एक ओल्ड एज पेशेंट को क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप उसको एज ए नर्स क्या क्या चीज़ का देखभाल करेंगे। तो सबसे पहले उस मेन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जो चीज़ों को हमको उसको देखभाल में प्रोवाइड कराना है, तो यही चीज़ें हमको देखना है। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति की देखभाल विशेष हो जाती है। देखिए जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसका थोड़ा विशेष देखभाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनका श्वसन संबंधी प्रॉब्लम हो जाता है, उनको जो है त्वचा संबंधी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि त्वचा झुर्रीदार हो जाता है, त्वचा जो है त्वचा में जो नमी होता है कम हो जाता है, इन्फेक्शन अधिक होने का चांसेस रहता है, पोषण संबंधी ज़रूरतें बढ़ जाती है। वहाँ पे जो होता है उनका श्वसन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये तमाम तरीक़ा के जो चीज़ें हैं आप जो है सोच के जो है देखभाल में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए यही है। अथवा वृद्ध व्यक्ति की कार्य एवं स्वयं की देखभाल करने की क्षमता कम हो जाती है, अतः इसमें एक परिचर्या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वृद्धा में रोगी की देखभाल निम्न प्रकार से की जाती है। अब देखिए जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वृद्धावस्था में, उनको देखभाल विशेष रूप से क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनका जो क्षमता होता है देखभाल खुद से देखभाल करने का स्वयं से, वो कम जाता है। इसलिए उनको जो है एक परिचर्या की आवश्यकता यानी नर्स का आवश्यकता पड़ता है देखभाल करने के लिए। इसलिए जो परिचर्या होता है उसका भूमिका बढ़ जाता है यहाँ पे। तो इसका जो वृद्ध व्यक्ति का जो देखभाल होगा वो निम्न प्रकार से होगा। क्या क्या होगा चलिए देखते हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहला चीज़ बता दूं कि मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी पॉइंट वाला सिस्टम आए, जब भी टाइप्स वाला सिस्टम आए, तो पहले पॉइंट्स मेन जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखिए। पहले जो उसमें टाइप्स है उसको ध्यान में रखें। जब आप टाइप्स या पॉइंट दिमाग में रखेंगे तो आप चीज़ों को आराम से डील कर सकते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति का देखभाल हमको करना है, तो वृद्ध व्यक्ति को क्या चाहिए? तो पर्याप्त पोषण प्रदान करना। तो हम एज ए नर्स जो है सबसे पहला ध्यान क्या रखेंगे कि जो भी वृद्ध व्यक्ति हो उसको जो भोजन हो, जो पोषण मिलना चाहिए, वो कैसे हम उसका जो है पर्याप्त तौर पे दिलाएंगे पोषण, तो इसके लिए काम करेंगे। तो इसमें तमाम तरीक़ा के चीज़ें लिख देंगे कि किससे पोषण प्राप्त होता है, बूढ़ा में पोषण कैसे कम जाता है, कौन कौन से भोजन देंगे कि उसका पोषण जो है बना रहेगा, कौन से भोजन नहीं कराना चाहिए। तो ये तमाम तरीके के पर्याप्त पोषण प्रदान करने में लिख देंगे। अब हम बताएंगे भी, पहले चलते हैं हम इसका पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आप सभी के बीच में है तनाव एवं चिंता को कम करना। अब देखिए ये चीज़ें होता है कि देखभाल में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको अंदर जो है टेंशन और जो स्ट्रेस होता है, जो उनके अंदर थिंकिंग होता है वो बढ़ जाता है, वो सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा, उनके अंदर जो है सोचते सोचते तनाव पैदा होने लगता है। इसलिए तनाव एवं चिंता कम करने का भी देखभाल करना चाहिए। ये चीज़ें हैं। उसके बाद तीसरा है जो वृद्ध व्यक्ति है वो खुद से स्वच्छता नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनका हाथ पैर अगर नहीं काम कर रहा है तो खुद से कैसे स्वच्छ रहेंगे। तो उनको जो है स्वच्छ रखना, मतलब व्यक्ति को स्वच्छ रखना, ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है कि पर्याप्त आराम प्रदान करना। मतलब एक वृद्ध व्यक्ति को नींद भी कम आता है, देखते होइएगा कोई व्यक्ति लेट नाइट बेड पर उसको नींद पड़ेगा और सुबह वो 4 बजे 3 बजे या 5 बजे ही उसको नींद खुल जाता है और वो वृद्ध व्यक्ति हल्ला करने लगेगा। तो यही होता है, उसको पर्याप्त जो है मात्रा में आराम प्रदान करना ये नर्स का जिम्मेदारी होता है। पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यायाम करने हेतु प्रेरित करना। अब एक नर्स को ये देखभाल में ये जरूर शामिल करना चाहिए कि व्यायाम करने हेतु जो है वृद्ध व्यक्ति को प्रेरित करे, उसको मोटिवेट करे कि वो खुद से जो है या स्वयं से उसको कराएं क्या चीज़, व्यायाम। सुरक्षा प्रदान करना। अब एक नर्स का ये जिम्मेदारी है कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसको सुरक्षा प्रदान कराया जाए तमाम तरीके के कंडीशन में। तो ये चीज़ें हो गया।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं 7वां है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब एक नर्स का ये जिम्मेदारी होता है कि जो भी वृद्ध व्यक्ति है जो खुद से चीज़ों को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको बताएं, स्वास्थ्य शिक्षा बताएं कि कैसे भोजन लेना है, कैसे भोजन कब करना है, कब दवाइयाँ लेना है, कब कैसे जो है स्वच्छ रखना है, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना है। तो इसके बारे में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में नॉलेज प्रदान करेंगे। तो ये 7वां था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा कि जो वृद्ध व्यक्ति होगा उनका पर्याप्त पोषण प्रदान किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखें कि पर्याप्त जो है आराम देना। उसके बाद देखे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, व्यायाम के लिए प्रेरित करना। उसके बाद क्या था, हम लोग क्या देख रहे थे कि तनाव और चिंता को दूर करना। उसके बाद और हम लोग इसके पॉइंट में देख रहे थे सुरक्षा प्रदान करना। ये सब जो है उनको चाहिए, व्यायाम करने हेतु प्रेरित कीजिए। उसके बाद क्या था पॉइंट में, पर्याप्त आराम प्रदान करना चाहिए। तो ये सब जो है व्यक्तिगत स्वच्छता रखना एक नर्स का जिम्मेदारी होता है। तनाव एवं चिंता को कम करना। उसके बाद जो है एक फर्स्ट में यहाँ पे है पर्याप्त पोषण प्रदान करना। तो जितने भी 7 पॉइंट हैं ये बिल्कुल आसान है। अगर ये 7 पॉइंट याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से डील कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होता है। चलिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि सीधा डीलिंग देते हैं, तो हम बता भी देते हैं कि क्या क्या लिखना चाहिए। तो पहला है पर्याप्त। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम सीरियल लिखे हैं, पर्याप्त पोषण देना, उसके बाद तनाव चिंता कम करना, व्यायाम के लिए प्रेरित करना, उसके बाद है आराम प्रदान करना, उसके बाद था आराम प्रदान करने के बाद था कि 4 हो गया आराम, स्वास्थ्य शिक्षा देना, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये सब है। उसके बाद था कि व्यायाम के लिए प्रेरित करना हो गया। लगभग देखिए 2, 4, 6, अब 7 पॉइंट है ना, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 7 तो याद रहे, तो कम से कम 5 तो ज़रूर याद रखिए। और 5 याद रखने में क्या होगा, 5 याद रखिएगा और सभी में 3-3, 4-4 लाइन लिखिएगा तो 1.5-2 पेज में चला जाएगा और 5 नंबर में आराम से जो है मिल जाएगा। 7 पॉइंट दिया है तो 5 भी याद है तो चलेगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि क्या हम सीरियली याद करें जैसा इसमें दिया है, बिल्कुल नहीं। सीरियली वहाँ याद कीजिए जहाँ मैंडेटरी है कि हाँ ये सीरियली चलेगा, ये स्टेप सीरियली है, वहाँ याद कीजिए। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियली याद करें, बस यहाँ देखभाल बताना है। तो देखभाल बताना है तो आपको जो चीज़ें हैं देखभाल में, जो चीज़ें याद आ जाएगा पहले उसको लिख के सल्टा लीजिएगा, यही चीज़ होता है। चलिए बात कर लेते हैं। पर्याप्त पोषण प्रदान करना। वृद्धावस्था में पाचन क्षमता कम हो जाती है, अतः व्यक्ति को पर्याप्त पोषण प्रदान करना चाहिए। चीज़ें को समझ गए कि पाचन क्षमता कम हो जाता है, इसलिए जो है पोषण पर्याप्त उसको हो नहीं पाएगा, इसलिए पोषण का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। रोगी को उच्च कैलोरी युक्त भोजन देना चाहिए ताकि शरीर में एनर्जी बना रहे। नेक्स्ट है कि रोगी के लिए मेनू प्लानिंग करने से पूर्व उसकी भोजन चबाने, निगलने, पाचन क्षमता का पता करना चाहिए तथा उसी अनुसार भोजन तैयार करना चाहिए। देखिए, ये तो अपना दिमाग पे डिपेंड करता है कि उपयुक्त पोषण प्रदान करना, मतलब उस पोषण प्रदान करने में क्या क्या चीज़ें आएगा जो कि एक वृद्ध व्यक्ति के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप वृद्ध व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो उसी चीज़ को तो लिखा है कि मेनू जब हम प्लान तैयार करेंगे कि कब क्या भोजन देना है, तो उसमें ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे मेनू तैयार करने से पहले कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो भोजन को कैसे चबा रहा है या नहीं चबा पा रहा है, पाचन क्षमता उनका कैसा है, कैसे चीज़ों को पचा पा रहे हैं। तो इस चीज़ को पता करके और उसी अनुसार जो है भोजन तैयार करना चाहिए। तो ये सब जो है उपयुक्त पोषण में ये सब सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं कि रोगी के लिए भोजन निर्माण करते समय उसकी पसंद व नापसंद का ध्यान रखें, बिल्कुल सही है। रोगी को परोसे जाने वाले भोजन जो है आहार जो है पोषण युक्त, ताज़ा व सुपाच्य होना चाहिए ताकि पच जाए आसानी से। देखिए, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पोषण हमको देना है। अब वो पोषण किसी भी वृद्ध व्यक्ति में कितना अच्छा से आप उसको जो है दे सकते हैं ताकि आसानी से पच जाए, उसके लिए उपयुक्त हो, उसको चबाने योग्य हो, उसको जो आहार मिल रहा हो वो कैलोरी युक्त हो ताकि शरीर में एनर्जी बना रहे, उसको कैसा भोजन पच रहा है, कैसा नहीं पच रहा है ताकि भोजन सुपाच्य हो, आसानी से पचे। तो ये सब पोषण में ध्यान रखना चाहिए पोषण दिलाने के लिए। तो ये चीज़ें लिख लीजिएगा। दूसरा है, देखिए, चिंता, तनाव एवं चिंता है। अब तनाव एवं चिंता में होता क्या है कि व्यक्ति जैसे जैसे एज आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर टेंशन भी बढ़ता है। अब जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो जो व्यक्ति वृद्ध रहता है उसको लगता है कि हम कब है इस दुनिया में, कब नहीं है, मेरे बेटा कैसे रहेगा, मेरे पोता कैसे रहेगा, मेरा ये संपत्ति ऐसे नहीं हुआ है, मेरे बेटे के पास पैसा नहीं है, उसको तमाम तरीक़ा का जो चीज़ें दिखने लगता है। तो इस कंडीशन में इन सारे चीज़ों को दूर करना चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति के लिए टेंशन है तो उसे कम करना चाहिए।
अगर कोई मनोवैज्ञानिक ऐसे दिमाग में चल रहा है कि हम कब हैं कब नहीं हैं, तो ऐसे चीज़ों से दूर करना चाहिए। मनोरंजन देखकर जो है उससे तनाव और चिंता को दूर करना चाहिए। उसे अपनापन का व्यवहार बनाए ताकि वो घुल मिल कर रहे और टेंशन चिंता कम हो। तो ये सब जो है तनाव और चिंता कम करने के लिए तमाम उपाय जो है एज ए नर्स कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है व्यक्ति को स्वच्छ रखना। अब जो व्यक्ति होगा, जो वृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि उसका जो स्वच्छ रखने का होगा, क्योंकि वो तो खुद से चीज़ों को देखभाल करेगा नहीं, तो उसका जो शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जहाँ जहाँ से आदमी का गंदगी फैलता है, जैसे मुंह हो गया, श्वसन नली हो गया, उसके बाद हो गया कि एनस जो मल द्वार हो, ये सब जो मल मूत्र है उसको अच्छे से निपटारा हो सके, उसके लिए जो है एक जो कैथर लगता है वो होना चाहिए, कैथर बैग होना चाहिए, मुंह का देखभाल होना चाहिए, त्वचा का देखभाल होना चाहिए। तो ये सब जो है बिस्तर का देखभाल होना चाहिए, व्यक्ति का स्वच्छता के लिए कपड़े का अच्छा साफ हो ताकि व्यक्ति स्वच्छ रह पाए। तो इस सब के लिए जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट है, लिख दीजिएगा। चौथा है पर्याप्त आराम प्रदान करना। अब देखिए जो व्यक्ति होता है, जो बूढ़े व्यक्ति होता है, उनको नींद कम आता है, आराम वो कम कर पाते हैं, तो उनको चाहिए, नर्स को चाहिए कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसको आराम के लिए प्रेरित करे, नींद के लिए नींद लेने के लिए प्रेरित करे। अगर वो बेड पर लेटे हुए हैं तो प्रत्येक 2 घंटे पर उनका स्थिति बदला जाए ताकि बेड शोर से बचा जा सके, बिस्तरी घाव से। अगर रात में जो सोते समय कोई परेशान उनको नहीं करना चाहिए। और जो वाटर मैट्रेस या एयर मैट्रेस होना चाहिए उस पर व्यक्ति को लिटाना चाहिए ताकि जो बेड शोर हो वो कम हो या ना हो। तो ये सब जो चीज़ें का ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्यायाम करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। अब हमारे शरीर में बहुत से ऐसे बीमारी होते हैं, दैनिक बीमारी जो नॉर्मल होता है, जो एक्सरसाइज करने से दूर हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक क्रिया बना रहे, शारीरिक फुर्ती बना रहे, एनर्जी बना रहे, इसलिए जो है व्यायाम के लिए प्रेरित करना चाहिए वृद्ध व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति खुद से व्यायाम नहीं कर असमर्थ है तो आप नर्स है तो आप करा सकते हैं। तो ये तमाम तरीका का जो है व्यायाम के लिए कैसे आप प्रेरित कर सकते हैं एज ए नर्स वृद्ध व्यक्ति को, इसमें पॉइंट में बना के लिख दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। छठा है सुरक्षा प्रदान करना। अब व्यक्ति को यथासंभव भूतल पर रहने की सलाह देनी जो है चाहिए। अब जो व्यक्ति होता है उसे जो है हमेशा सुरक्षा के दृष्टिकोण से वृद्ध व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति हो सकता है भूतल पर नहीं रह के वह ऊपर फ्लोर में जाना चाहे, तो हो सकता है सीढ़ी वगैरह पर उससे नहीं चढ़ा हो पाए, वृद्ध व्यक्ति है तो चोट लग सकता है, गिर सकता है। तो इसके लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही व्यवस्था करना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के जो बेड होता है, बेड खुले नहीं, उस पर रेलिंग लगाना चाहिए ताकि व्यक्ति जो है सोए हुए में गिरे नहीं। स्नान घर में फिसलन को हटाना चाहिए और व्यक्ति को बैठा कर नहाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि ये सब सुरक्षा के मद्देनज़र है। व्यक्ति को भारी कार्य करने से रोकना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति क्या भारी काम करेगा, तो ये सब चीज़ें होता है। अब स्वास्थ्य शिक्षा में क्या क्या चीज़ें शिक्षा दे सकते हैं कि बाल छोटे रखें, नाखून छोटे रखें, दवाइयाँ सही समय पर लें, नियमित अस्पताल का विजिट करें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाएं। तो ये सब जो है जानकारियाँ देंगे वृद्ध व्यक्ति को या उसके घर वाले को। तो ये सब 7 पॉइंट आप समझ गए। तो आप लोग को मैं कई बार 7 पॉइंट रिपीट कर दिया, जो लोग कॉन्शियस होंगे उनको ज़रूर ध्यान में आ गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी समस्या। अब देखिए वो क्या था कि देखभाल कराएंगे, तो एज ए नर्स क्या क्या चीज़ का ध्यान में रखेंगे देखभाल कराने के लिए, तो उसमें हम 7 पॉइंट देखें। अब यहाँ पे देखिए ये वृद्ध व्यक्ति की स्वास्थ्य समस्या है। अब एक बात बताइए, जो लोग ये जानते हैं कि वृद्ध व्यक्ति है और वृद्ध व्यक्ति को अगर वृद्ध व्यक्ति के नेचर को अच्छे से समझते होंगे तो उनके स्वास्थ्य समस्या को भी अच्छे से डील कर लेंगे। कैसे? अब स्वास्थ्य जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आम नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकता है एक वृद्ध होने पर। तो देखिए सबसे पहले है कि उसका सोचन शक्ति, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा या कम कर देगा। जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसका सोचन शक्ति क्या होता है, कम जाता है, तो वही होता है उसका नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या होगा, त्वचा संबंधी समस्या होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो स्किन होता है वो बूढ़े लोग का स्किन क्या होता है, झुर्रीदार हो जाता है, लटक जाता है, देखते होइएगा लूज हो जाता है, तो स्किन संबंधी समस्या हो जाएगा। जो रिस्पायरेशन सिस्टम होता है, श्वसन जो तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है वृद्ध व्यक्ति का। वृद्ध व्यक्ति का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो उनके अंदर इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये चीज़ें होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप समस्या सोच सोच के उसके अंदर जो है 2-2 3-3 पॉइंट लिखिएगा और सबका हेडिंग दे के लिखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है
कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है अर्थात व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, उसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य में अनेक समस्याएं उत्पन्न होता है। मैंने ये चीज़ बताया ही। अधिकांश समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली होती है जो कि वृद्धावस्था के दौरान उत्पन्न होती है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम। अब डाइजेशन जो सिस्टम होता है उसमें तमाम तरीका का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे पेट फूलना, भोजन ना पचना, कब्ज होना, उसके बाद जो है लूज मोशन, ये सब जो है एक व्यक्ति को पाचन संबंधी तमाम तरीका का जो है बीमारी होता है। ये तो और आसान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, दूसरा पॉइंट है श्वसन तंत्र संबंधी प्रॉब्लम। अब यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सीरियली लिखना है कि हम ऊपर में पाचन तंत्र एक में लिखे हैं तो एक में पाचन तंत्र ही लिखेंगे, दो में श्वसन तंत्र है तो श्वसन तंत्र ही लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो याद आ जाए जहाँ वहाँ पे हेडिंग मारिए और उसके अंदर में 2-4 लाइनें लिख दीजिए, जो जो याद आ जाए उसको लिखते जाइए। मैं ये बात बता रहा हूँ। दूसरा पहला क्या था, पाचन संबंधी समस्या। दूसरा है श्वसन तंत्र संबंधी समस्या। अब जो व्यक्ति होता है उसका जो दम्मा वाला पेशेंट अधिक होता है वृद्ध व्यक्ति में, क्षय रोग, टीबी का रोग अधिक देखने को मिलता है। श्वसनी जो अम्लता होता है, जो रिस्पायरेटरी एडोसिस होता है, ये बढ़ जाता है व्यक्ति का। श्वसन में संक्रमण होना आम बात हो जाता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुका है। COPD से प्रभावित हो जाता है। तो ये सब जो है ये होता है। तीसरा है त्वचीय संबंधी। मैंने पहले भी बताया त्वचीय संबंधी समस्या कि व्यक्ति में हार्ट जो है हीट स्ट्रोक हो सकता है, तापघात। मतलब व्यक्ति में अचानक से उसके स्किन जो क्या करता है कि टेम्परेचर को लेवल मेंटेन करके रखता है, बट स्किन संबंधी समस्या में क्या होगा कि जब स्किन नहीं काम करेगा तो अचानक से उसका जो है जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा, हिट हो जाएगा और उसको तापघात लग सकता है। ये चीज़ें हैं। शरीर का बाल भी सफ़ेद हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्किन का ही देन है क्योंकि जो बाल होता है वो स्किन पे ही तो उगता है ना। तो अच्छा शुष्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, मैंने बताया ही। महिलाओं के चेहरे पर जो है बाल आने लगेगा। जब वृद्ध महिला होती है तो उसके शरीर पर बाल आने लगता है। बेड सोर होना आम बात हो जाएगा क्योंकि उसका जो स्किन है वो ड्राई है, और ड्राई जो चीज़ें होता है वो रगड़ पड़ने पर जल्दी उसमें जो है घाव उत्पन्न हो जाता है। स्किन इरिजन मतलब इचिंग जो होता है वो होगा। गंजापन एलोपेशिया हो जाएगा, बालों का गिरना या गंजापन को एलोपेशिया बोलते हैं, और ये भी चीज़ आम बात होता है वृद्ध व्यक्ति में। तो ये सब स्किन होता है। संक्रमण होगा, डर्मेटाइटिस होगा, जो आसान भाषा में जो है चर्म रोग का बीमारी इसको बोल सकते हैं। तो ये सब बीमारी एक त्वचा वाले समस्या में होता है। नेक्स्ट है आपका कार्डियोवैस्कुलर तंत्र संबंधी बीमारी। कार्डियोवैस्कुलर तंत्र संबंधी मतलब हृदय से संबंधित उसको जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। हृदय से संबंधी क्या प्रॉब्लम होगा कि जो आर्टरी है वो ठीक से जो है काम करना बंद करेगा। मतलब जो आर्टरी है वो क्या होगा, कठोर हो जाएगा। तो उसी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट है रक्तदाब बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, थ्रोम्बस निर्माण हो जाएगा, मतलब थ्रोम्बस का जो है फॉर्मेशन होने लगेगा। शरीर में महत्वपूर्ण अंगों का रक्त प्रवाह कम हो जाएगा क्योंकि हार्ट सही से काम नहीं करेगा। उसी को जो है कार्डियोवैस्कुलर तंत्र संबंधी बीमारी बोलते हैं। पांचवा यहाँ पे देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या है। मैंने पहले ही बताया कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे प्रतिक्रिया देने में समय लगना, कोई चीज़ के ऊपर जो है रिएक्शन देने में समय लगेगा, शारीरिक संतुलन कम होगा, और शारीरिक संतुलन कहाँ से कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम से ही। नेक्स्ट है पार्किंस रोग हो जाएगा, एल्जाइमर रोग होगा, और यहाँ पे जो है तमाम तरीके के जो है नींद कम लगेगा, यादाश्त कम हो जाएगा, एमनेसिया यादाश्त कमज़ोर हो जाना, और यही सब होता है क्या चीज़, नर्वस सिस्टम में समस्या, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या। नेक्स्ट है मूत्रीय मार्गीय संबंधी समस्या होगा। यूरिनरी जो हमारा होता है यूरिनरी सिस्टम है उससे संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगा। मूत्र त्याग में बारंबारता, मतलब जल्दी जल्दी यूरिन आने लगेगा, मूत्र पर असंयम हो जाएगा, मूत्र बूंद बूंद करके टपकने लगेगा, रात्रि में सोते समय मूत्र स्वतः ही हो जाएगा, बार बार संक्रमण होगा मूत्रीय मार्ग में। BPH मतलब बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरथेरेपी हो जाएगा, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। मूत्र मार्ग संकरा होना, यानी जो स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा का वो संकरा हो जाएगा, मतलब सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। मांसपेशीय एवं कंकाल तंत्रीय समस्या। अब देखिए यहाँ पे सातवां है क्या चीज़ कि मांसपेशीय एवं कंकाल तंत्र संबंधी समस्या, मतलब जो मस्कुलर है, मस्कुलर मसल्स संबंधी और स्केलेटन संबंधी प्रॉब्लम। तो पेशियाँ कमज़ोर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा जो कि हड्डी का रोग होता है, अस्थि भंग होगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा तो थोड़ा भी चोट लगेगा तो हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगा, अर्थराइटिस मतलब गठिया हो जाएगा, कुबड़ापन रीढ़ की हड्डी का बाहर निकल जाएगा, इसको हम लोग काइफोसिस बोलते हैं। उसके बाद है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हड्डी में दर्द वगैरह होना, ये सब कंकाल और क्या चीज़ में आता है,
मसल्स वाले रोग में। तो ये चीज़ें समझ गए। 8वां है ज्ञानेंद्रिय संबंधी समस्या। अब ज्ञानेंद्रिय संबंधी समस्या की आँख का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, ये सब जो है बहरापन, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, अंधापन, संवेदनहीनता, ये सब ज्ञानेंद्रिय संबंधी समस्या है। एक वृद्ध व्यक्ति में सब कमज़ोर हो जाता है। 9वां है कि यौन संबंधी समस्या हो जाता है। कोई भी जब वृद्ध व्यक्ति होता है तो उसका जो यौन शारीरिक जो क्रिया है वो कमज़ोर हो जाता है, शारीरिक कमजोरी हो जाएगा। जो जननांग रिप्रोडक्टिव जो उसका है वो शिथिल हो जाएगा और कम यौन उत्तेजना में कमी आ जाएगा उसका। और नर में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाएगा, महिलाओं में स्तनों का आकार बढ़ जाना, ये सब जो है यौन संबंधी समस्या है वृद्ध व्यक्तियों में। अब 10वां है अन्य समस्या। अन्य समस्या में रक्त की कमी, कुपोषण, उसके बाद डायबिटीज, उसके बाद कैंसर, तमाम तरीक़ा के चीज़ें लिख दीजिएगा। जो आप ऊपर नहीं लिखे रहिएगा उसको अन्य समस्या में लिख दीजिएगा। तो देखिए हम एक बार समझते हैं। हम आपको खुद से बताते हैं कि अभी तक 10 समस्या में हमको कितना याद है, हम इसको ऊपर जाके नहीं देखेंगे। पहला हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, त्वचा संबंधी समस्या। दूसरा क्या लिखेंगे, तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे, पाचन तंत्र संबंधी समस्या। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3। चौथा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, चौथा क्या लिखेंगे, तो चौथा हम लोग लिखते हैं कि कंकाल और मांसपेशीय संबंधी समस्या, कंकाल और मांसपेशीय संबंधी समस्या। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कंकाल और मांसपेशीय संबंधी समस्या। उसके बाद था क्या चीज़, यौन क्रिया में कमजोरी आना। उसके बाद है ज्ञान इंद्रिया संबंधी समस्या जिसमें आँख कान के प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद है त्वचीय संबंधी समस्या, बाल वगैरह त्वचा संबंधी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं लगभग हम लोग अन्य समस्या तो लगभग 7-8 तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब 2-3 बार इसको देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिएगा, उसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न है, तो हमने आज करा दिया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।